नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम। हम बताएंगे आपको कि क्या रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ यहां पर से टेक अवेज हैं जेटली, वित्त मंत्री जेटली के बजट से। हम बताएंगे आपको कि क्या घर सस्ते होंगे। हम बताएंगे आपको कि जिस घर का सपना आप संजो रहे थे, क्या इस बजट में उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ दिया गया है। जी हां, क्योंकि वित्त मंत्री ने बजट में भले ही कॉर्पोरेट जगत को खुश कर दिया हो, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर को निराशा हाथ लगी है। इस बजट से बिल्डर्स को कई उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। आइए देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर निराश क्यों है। 2015 का बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए निराशाजनक रहा। रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार के लिए बिल्डर्स को बजट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बजट में बिल्डर्स की कई मांगे पूरी नहीं हो पाई। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के खाते में 70,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देश भर में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की घोषणा लंबे समय पहले हुई थी, लेकिन इस बार के बजट में इस पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। The vision of what the Prime Minister has called Team India, led by the states and guided by the central government, should include a roof for each family in India. The call given for housing for all by 2022 would require Team India to complete 2 crore houses in urban areas and 4 crore houses in rural India. इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा पाने से लेकर तमाम तरह की छूट की आस लगाए बैठे इस सेक्टर के हाथ केवल निराशा ही लगी। हालांकि बजट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स के टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने के साथ 6 करोड़ नए घर बनाने की बात जरूर हुई है। इनमें से 2 करोड़ घर शहरों में और 4 करोड़ घर गांव में बनाने की बात है, लेकिन इनके लिए कोई रोड मैप नहीं दिया गया है। ऐसे में ये घर बनेंगे कैसे, इसकी कोई तैयारी नहीं बताई गई है। रीट्स में टैक्स छूट दी गई है। अब तक रीट्स में डबल टैक्सेशन लगता था, इसे अब सरल बनाने की तैयारी है। हालांकि रीट्स में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कमर्शियल सेक्टर के लिए ही है। ऐसे में ये लोगों के घरों की दिक्कतों का कोई तोड़ नहीं निकाल पाएगा। इससे केवल इन्वेस्टर्स को ही प्रमोशन मिलेगा। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी करने के चलते अब घर खरीदना महंगा हो जाएगा। अब बिल्डर आपसे तकरीबन 3% की जगह 3.5% सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे। बजट में वित्त मंत्री ने वेल्थ टैक्स हटाने की बात की है। इससे एक से ज्यादा घर लेने वालों को जरूर राहत मिलेगी। अब तक दूसरा घर खरीदने पर वेल्थ टैक्स लगता रहा है। बजट से पहले एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा थी। पार्शियली फुलफिल हुआ है, पार्शियली फुलफिल हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर जो है एक्चुअल देखा जाए तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बॉटम साइकिल में चल रहा है कंट्री में, और डेवलपर्स जो है उनको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि बायर्स के हाथ में कुछ और पैसा दिया जाएगा ताकि वो उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो हाउसिंग जो है फर्दर हाउसिंग को में इन्वेस्ट करें। बजट में काले धन और टैक्स चोरी के खिलाफ कानून बनाने की बात की गई है। काले धन के इस्तेमाल पर 10 साल की सजा और 300% तक जुर्माने का प्रस्ताव भी रखा गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में 20,000 रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर 100% पेनल्टी लगाई जाएगी। इससे प्रॉपर्टी मार्केट में ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी और साथ ही प्रॉपर्टी में कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगेगी। कुल मिलाकर बिल्डर्स की नजर में ये बजट रियल एस्टेट सेक्टर को आगे बढ़ाने में कारगर साबित नहीं होगा। चाणक्य भाटिया के साथ शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। तो बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीदें बहुत थी, लेकिन बहुत कम उम्मीदें पूरी हुई हैं। लेकिन क्या इस बार के बजट के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ टेक अवेज हैं? मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है जिससे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या सस्ते घर लोगों को मिल पाएंगे, जिस बात का सपना दिखाया गया था या जिस बात के वादे किए गए थे। मेरे साथ आप देख सकते हैं मनोज गौर हैं, सीएमडी गौर सन्स के। मेरे साथ प्रशांत तिवारी हैं, सीएमडी प्रतीक ग्रुप के। मेरे साथ हरमीत चावला हैं, आप एमडी हैं एच कॉर्प रियल्टी। मेरे साथ नवीन रहेजा हैं, सीएमडी हैं आप रहेजा डेवलपर्स के। साथ ही मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, एमडी एसोटेक। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं आपको सुन रहा था यहाँ पर नवीन जी, अभी जो हम रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें साफ आप कह रहे थे कि तो है सीधा सवाल, क्या इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई? तो कुछ उम्मीदें जो आपको लगा कि कुछ पूरी हुई? बिल्कुल नहीं हुई। उम्मीदें हमारी बहुत ज्यादा थी और कम से कम हम सोच रहे थे कि आम आदमी के पास कुछ ना कुछ ये
ऐसा इंसेंटिवाइज करेंगे, चाहे उसका इंटरेस्ट रेट किसी तरीके से जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो उसकी नेचुरली परचेजिंग पावर आने से रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा सा डिमांड जनरेट होगा। दूसरा हमें ये था कि टैक्स के ऊपर कुछ इंसेंटिव देंगे ताकि आम आदमी जो है वो बजट में अपने जो पर्सनल बजट है उसके अंदर प्रावधान करे कि वो अपने लिए घर खरीद ले। तो वो भी नहीं हुआ। तीसरा, हमें एक छोटी सी डिमांड हम बहुत सालों से करते आ रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें हमारे सेक्टर को भी। हमारे सेक्टर में बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, अगर हम सड़कें, बिजली, पानी, सब चीज़ को आप बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इन सब को कंबाइन करके ही जो है लोगों के घर बनाए जाते हैं। सही। और अगर इन सब को कंबाइन करके लोगों को, आम आदमी का घर बनाना जो है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने में मेरे कोई बहुत बड़ी हमारी डिमांड नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा चीज। मतलब आप बहुत मायूस हैं, आपको लगता है कि जो कुछ भी नहीं किया वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जो आप चाहते थे। खैर हरमीत जी आपके पास आऊंगा, आप भी यही बात मानते हैं? आपको लगता है कि कुछ टेक अवेज हैं? नहीं, कुछ टेक अवेज हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ये डिसोल्यूजनमेंट की बात है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री हमारी है। वी कांट भी, हम पूरा गवर्नमेंट के ऊपर पूरा बैंक नहीं कर सकते कि हम अपनी कंपनीज को और अपनी इंडस्ट्री को कैसे चलाएं। उन्होंने मार्गदर्शन देना है, बट एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री में तो हम ही हैं, हमें सोल्यूशन खुद कहीं ना कहीं निकालना है और उनको वो सोल्यूशन के उस जो बाकी जो चीज़ें आएंगी गवर्नमेंट से, उस सोल्यूशन को वो एड करता है या उसको खराब करता है। ठीक है, तो दैट इज इट। ठीक है, ठीक है। आप उम्मीद आपको है, लेकिन संजीव जी सस्ते घर, अफोर्डेबल, जिस बात को कहा जा रहा था, मोदी सरकार भी बार बार कहती है कि हमें लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग देनी है, और इस बजट में लक्ष्य रखा गया 6 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें कह रहे हैं कि 2 करोड़ शहरी इलाकों में बनाएंगे, 4 करोड़ ग्रामीण इलाकों में बनाएंगे। लेकिन अफोर्डेबल नाम का या अफोर्डेबल काम का, इस पर कोई सफाई नहीं है। 6 करोड़ बनेंगे घर कैसे, कोई रोड मैप नहीं है। आपको लगता है कुछ यहां पर दिख रहा है? देखिए, अगर हम टारगेट की बात करें और एम्बिशन की बात, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि घर इतने बनने चाहिए। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखें हम लोग का, तो परफॉर्मेंस गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट एजेंसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 20-25 सालों में, तो ऐसा नहीं कोई इंडिकेशन आ रहा है कि ये डिलीवरी वो कर पाएंगे। तो जरूरत थी इस समय कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कैसे किया जाए, और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। और हम लोगों ने जितनी रिप्रेजेंटेशन दी थी उसमें हम लोग विलिंगनेस थे कि हम साथ चलना चाहते हैं, हम साथ पार्ट, लेकिन उसको रोड मैप ऐसा वो उसका विजन स्टेटमेंट कुछ आना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा लग रहा है कि पूरा चैप्टर ही रियल एस्टेट के बारे में इस बजट में मिस हो रहा है। वो थोड़ा दुखदाई है। और अगर ये टारगेट अचीव करना है तो हम लोग का स्ट्रांग फीलिंग है कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये अचीव करना इम्पॉसिबल होगा। मनोज जी, इंडस्ट्री का दर्जा मिला नहीं, रियल एस्टेट को चाहिए था बहुत सारी चीजें, वो कुछ यहाँ पर हुआ नहीं। आप और खुद यहाँ पैनलिस्ट वो कह रहे हैं कि बहुत नाउमीदी भरा बजट था रियल एस्टेट के लिए और जो कुछ चाहिए था। क्या यहाँ पर स्मार्ट सिटीज की बात होनी चाहिए थी? नहीं हुई। क्या यहाँ पर सर्विस टैक्स जो बढ़ा दिया गया उससे घर भी महंगे होंगे, क्या उसमें लोगों को कुछ यहाँ पर मिलना चाहिए थी राहत? नहीं मिला। नहीं, मेरे को तो खैर समझ नहीं आया, क्योंकि हम सारे साल जो है गवर्नमेंट से मिलते रहे, चाहे हमारे कॉन्क्लेव की बात करें या इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जो उनका एक अपना नारा है 2022 में सबको घर देना। तो मेरे को लग रहा है कि वो यही चाह रहे हैं कि EWS LIG के थ्रू वो पूरा कर लें, जो कि पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी थे जिसमें हमने ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं मांगा था कि जैसा अभी कहा मेरे साथी ने कि हमें अपनी कंपनी कैसे चलानी है तो हमें पता है, बिजनेस हमें कैसा करना है हमें पता है, उसमें बहुत बड़ी कोई राहत की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 2022 में सबको घर लें तो आपको इसके रिफॉर्म्स की जरूरत थी यहाँ पर करने की। इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे देने की बात थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नहीं, कुछ चीजें तो ऐसी थी कि जो आपको कानूनन ठीक करनी, जिसमें जो है आपका पैसे का कोई लेना देना था। एक एग्जांपल मैं जैसे बताऊं, 43C है, किसी आदमी ने घर बुक कराया, उसको होम लोन पे छूट मिलती है। अगर 3 साल में घर नहीं मिला या प्रोजेक्ट बड़े साइज का है तो वो छूट वापस हो जाती है। 43 है, उसके अंदर DM के सर्किल रेट के ऊपर अगर रजिस्ट्री नहीं कराई तो 30% खरीदने वाले को, बेचने वाले को। इसी तरह से कुछ रिफॉर्म्स की हम उम्मीद कर रहे थे कि ईज ऑफ बिजनेस, पहले बाहर वाले लोगों को बुला के आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि ईज ऑफ बिजनेस सबसे पहले जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए। एंड रियल एस्टेट इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेक इन इंडिया। हम करीबन 200 से 250 इंडस्ट्री का जो है सामान यूज करते हैं। अब इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाता है। हमने कई प्लेटफॉर्म पे बोला कि आज चाइना की आप तरक्की देख रहे हैं, उनका GDP में जो रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन करीबन 18 से 20% है। आप अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे रियल मतलब आपको लगता है कि बहुत कुछ कर सकती थी सरकार के पास, मौका था, इतना अच्छा मैंडेट था, सरकार अगर कुछ करती तो लोगों के लिए, हाउसिंग के लिए, छत का जो नारा दिया जाता है कि यहाँ छत होगी सबके सिर पर 2022 तक, वो एक बड़ा कदम होता अगर ये सब किया जाता।
मेक इन इंडिया का जिक्र किया मनोज जी ने यहाँ पर। मेक इन इंडिया के लिए सरकार बहुत कर रही है कि हम मेक इन इंडिया हमें करना है, हमें खूब मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी में हिस्सा है वो बढ़ाना है आपको, लेकिन रियल एस्टेट के लिए कुछ नहीं। और जिस बात का जिक्र मनोज जी कर रहे हैं कि हम भी मेक इन इंडिया के बहुत बड़े कस्टमर है और जो चीजें मैन्युफैक्चर होंगी उनको कहां आप खपाएंगे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं भटक गए। देखिए, मेक इन इंडिया की बात है, रियल एस्टेट वाकई में मेक इन इंडिया है। सारे इंडस्ट्रीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रियल एस्टेट से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करती है। और जितने भी इंडस्ट्रीज और है, तो चाहे पेंट की हो, केमिकल की हो, सीमेंट की हो, स्टील की हो, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो मेक इन इंडिया रियल स्टेट को साथ लेके ही मेक इन इंडिया को हम आगे चलें। अगर आप सोचें कि हम रियल स्टेट को अलग कर दें और फिर मेक इन इंडिया कर लें तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम उन्हीं की बात करते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग उन्होंने उनका नारा था बना के देंगे, लेकिन अब इससे हमको दिखाई दे रहा है कि मकान सस्ते कैसे बनाएंगे। जमीन सस्ते कर नहीं सकते। लैंड एक्विजिशन बिल के अंदर देख रहे हैं कि लैंड मिलनी कितनी मुश्किल है। कंस्ट्रक्शन सीमेंट के ऊपर विरोध हो रहा है, उसमें भी कहा जा रहा है कि लैंड एक्विजिशन बिल को बदलिए, उसमें भी संसद नहीं चलती, उसमें भी रिफॉर्म्स चाहिए। और जिस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग कह रहे हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग होगी कैसे, लोगों को सस्ते घर मिलेंगे कैसे? सीमेंट के अंदर एक्साइज बढ़ाई गई है, जैसा कि तमाम पैनल्स कह रहे हैं कि सरकार अपने दम पर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यह भी एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, हम बात कर रहे हैं कि लोगों को सस्ते घर कैसे मिलेंगे और बजट में क्या वित्त मंत्री के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसको मिस कर गए रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। और इंडस्ट्री हमेशा से इस बात की डिमांड करती रही है कि हमको एक इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए, उस पर भी वित्त मंत्री क्या सोचने का वक्त नहीं मिला, या उनको लगा कि अभी बहुत वक्त है, आगे भी हम कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तमाम रियल एस्टेट वर्ल्ड के दिग्गज, इंडियन रियल एस्टेट वर्ल्ड के दिग्गज इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। तो हम बात कर रहे हैं बजट इंपैक्ट की। रियल एस्टेट सेक्टर पर बजट का क्या इंपैक्ट पड़ा है और क्या जिस बात की चर्चा होती रहती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्ते घर, क्या लोगों को सस्ते घर मिलेंगे? मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा पैनल है। रहेजा जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस दौर में लगातार हम इस बात रहे हैं और बीइंग अ बिजनेस चैनल हम इस बात को दिखाते भी रहे हैं कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले दिनों में सुस्ती छाई रही। लगातार घर बने हुए हैं, बिक नहीं रहे हैं और सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं इस बजट के बाद आपको लगता है कि सेंटीमेंट पर और असर पड़ेगा और जो जिस मुसीबत के दौर से रियल एस्टेट सेक्टर पिछले दिनों से जूझ रहा था, अब उसको उस दौर से निकलने में और वक्त लगेगा? देखिए, इसमें ना तो डिमांड साइड जो है, हम तो डिमांड साइड में मेनली मान रहे थे कि कस्टमर्स को एम्पावर कर दो। रियल एस्टेट सेक्टर जो है इसके ये आपका कैटलिस्ट है, ये एक हार्मोन है। अगर आप इकोनॉमी में थोड़ा सा इंजेक्ट कर देते तो ये पूरी इकोनॉमी जो है ये एकदम बड़ी स्पीड से ग्रोथ में आती। आपका सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है रियल एस्टेट, सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी का अर्नर है, चाहे वो सिर्फ 6% है, 6.3% है कंपेयर्ड विद चाइना 9%। तो लॉन्ग वे टू गो है। अभी आप इसमें बहुत कुछ कर सकते थे कि पूरी इंडियन इकोनॉमी का एक रिवाइवल जो है उसका किक स्टार्ट होता है इसके थ्रू। ठीक, तो ओवरऑल हम ये हमने देखा कि रियल एस्टेट के लिए प्रोबेबली किसी कारण से और मे बी प्रायोरिटीज को जो है लॉन्ग टर्म में सोचा है सरकार ने कि भाई सब लोग लेके चले, इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करें इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी हैंड होल्डिंग और टैक्स सेविंग फॉर कॉमन मैन। लेकिन फिर वही सवाल यहाँ पर आकर टिक जाता है ना कि फिर जिस बात को हम कह रहे हैं कि सेंटीमेंट बिगड़ जाएगा, कंज्यूमर के हाथ से पैसे और निकल जाएंगे, तो कैसे वो अपना घर लेने की सोचेगा, ईएमआई के बारे में कैसे सोचेगा? मैं आपके पास आऊंगा हरमित जी। कैसे, क्या रीट्स के बारे में बात हो रही है कि रीट्स पर से ठीक है कैपिटल गेन टैक्स राहत दी जाएगी, क्या इससे फर्क पड़ेगा? रीट्स का तो देखिए जो पूरा फंडामेंटल्स है वो आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज इम्पैक्टिंग द कमर्शियल साइड ऑफ द बिजनेस व्हिच इज द कमर्शियल एसेट। तो अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं या हम हाउसिंग की बात कर रहे हैं तो उस पर तो रीट पे उस पर ज्यादा दिमाग लगा के बातचीत करके कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है। और अभी रीट का जो फ्रेमवर्क है दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। तो उस पर क्या टैक्सेशन होंगी, क्या होगा, वो तो जब वर्किंग ड्राइंग पूरी टेबल पे बैठेगी तब की तब बात करेंगे। तो आज तो जो हम बात कर रहे हैं मुद्दा, वो आज की बात कर रहे हैं और अगले 3-4 क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो उसमें 3-4 क्वार्टर की बात कर रहे हैं, उसमें रीट की कोई रेलेवेंस नहीं है। रीट और एक बात और यहाँ पर मनोज जी आपके पास आऊंगा, सर्विस टैक्स बढ़ा है कि 14% सर्विस टैक्स कर दिया गया और अब कहा जा रहा है कि उस पर स्वच्छ भारत सेस भी लग सकता है 2%। सवाल यह है कि जो आपका सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जो 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक के घर खरीदने की सोचता है, उसको अगर उसके पास और पैसा बचेगा नहीं तो कैसे आप तक आएगा? क्या इस बार इससे भी रियल एस्टेट सेक्टर को धक्का लगा है?
डेफिनेटली घर महंगे होंगे, और हम तो हमेशा से मांग करते हैं कि टैक्स का रिफॉर्म कीजिए। आज हमारी इंडस्ट्री का अगर टोटल टैक्स कैलकुलेशन देख लें तो वो करीबन जो है 55 से 60% तक पहुंच जाता है। तो सारा का सारा टैक्स भी एक तरह के टैक्सेस हैं उस इंडस्ट्री पे लग रहे हैं, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि आप 2 करोड़ या 6 करोड़ घर बनाएंगे, तो मेरे ख्याल दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर 2022 में घर देना है तो उसकी नींव 2017 या 18 में पड़ेगी, तब जाके 2022 में लोगों को घर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सरकार के पास बहुत बड़ा टाइम है अपने इस नारे को पूरा करने के लिए। और ये जैसे अभी रहेजा जी ने कहा कि भाई ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कैटलिस्ट का करती है, हम सारी इंडस्ट्रीज को जो है फीड करते हैं, इट इज ए मदर इंडस्ट्री। आप चाहे एम्प्लॉयमेंट, जितने भी नारे हैं गवर्नमेंट के पॉपुलर नारे हैं, वो सारे जो है इसके थ्रू होके जाते हैं। चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, सबको घर देना, रोटी कपड़ा और मकान की बात करें, तो इसको एकदम से छोड़ देना या इसके बारे में कोई बात नहीं करना, जो है केवल ये कहना कि घर बनाने और उसका कोई रोड मैप नहीं देना, तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है इंडस्ट्री के लिए। हमें समझ गवर्नमेंट किस तरह से इसको आगे ले जाना चाह रही है। यहाँ पर प्रशांत जी, आगे उम्मीद है, चलिए इस बजट से नहीं मिला, कुछ मायूसी सी मिली, लेकिन लगता है कि विद इन ईयर या आगे नेक्स्ट बजट कोई रोड मैप यहाँ पर वित्त मंत्री के दिमाग में ऐसा होगा, ठीक है इस इंडस्ट्री को नहीं, नेक्स्ट बजट में आएंगे, अगले बजट, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ये बजट एक फुल फ्लैश बजट नहीं है, अगले 5 सालों का एक हिस्सा है जो कहीं ना कहीं आगे आपको दिखेगा। तो लगता है कि वित्त मंत्री के दिमाग में ये रहा हो कि ठीक है अगले बार और कुछ अच्छा कर देंगे। देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई बनी थी, मोदी जी की सरकार बनी थी, तो रियल स्टेट के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दिया था। इंटरिम बजट के अंदर इन्होंने जो है लिमिट होम लोन पर जो इंटरेस्ट एग्जेम्पशन 1.5 लाख से 2 लाख किया था। एक टीसी के अंदर भी उन्होंने 1 लाख से 1.5 लाख की छूट दी थी। और एकदम देखा था, जो पहले बहुत दिनों से इग्नोर चल रही थी इंडस्ट्री रियल एस्टेट, ऐसा लगा था कि इस गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है। तो हमको ऐसा लगता है कि शायद वित्त मंत्री जी ने सोचा होगा, अभी तो 6 महीने पहले हमें कुछ इनको सहूलियत दी है, आगे आने वाले समय में और देंगे। तो मेरे ख्याल से ये सोच के रह गए हैं, लेकिन ये टाइम बहुत जल्दी फास्ट निकलता जाता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें 2022 में सबको अफोर्डेबल हाउसिंग बना के देनी, सस्ते मकान देने बना के। तो अगर 2022 में देनी तो 3 से 4 साल पहले तो उसकी नींव हमें रखनी पड़ेगी, और रखनी है तो आज से मुझे सोचना पड़ेगा, रोड मैप हमें आज तैयार करना पड़ेगा कि हम कैसे उस मकान को अचीव कर सकते हैं। तो उस कोई भी मतलब ध्यान नहीं दिया। हमारा नहीं है कि हम सबको मकान देंगे, तो गवर्नमेंट का ही नारा है कि सभी को मकान चाहिए। और मकान कौन से है? वो लो इनकम ग्रुप, ये मिडिल इनकम ग्रुप। तो उसके लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं हमको लगती नहीं, लेकिन लगता है कि आगे आने वाले समय में आगे ये कुछ ना कुछ जरूर इसको करेंगे, कि इसको इग्नोर करके जीडीपी को हम 2 डिजिट पे नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, हम लास्ट दौर में पहुंच रहे हैं चर्चा के। मैं संजीव जी, आपके पास कौन सी बड़ी डिमांड, 3 बड़ी डिमांड जो आप उम्मीद लगा रहे थे पूरी नहीं हुई, और अब आप वित्त मंत्री से मांग करते हैं कि अगर एफएम इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो आपकी बात पर ध्यान दें और विद इन बजट सेशन या विद इन ईयर या अगले बजट में उन चीजों को लाए, ताकि आप लोगों को एक बूस्ट मिले, आपकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। देखिए, हम लोग की इंडस्ट्री में ना जो फाइनेंस है, जो कैपिटल पैसा चाहिए होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है। तो हमें लग रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए था, बिकॉज ये डिजर्व करता है। इसमें बहुत लॉजिक था, बहुत कुछ कहा गया, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेवल पे ये बात होती तो लगता था कि ये मिलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा है कि जो कंज्यूमर के लिए ना, कंज्यूमर को ये विश्वास दिलाना था गवर्नमेंट में कि अगर वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करते हैं तो उनको कुछ इंसेंटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 लाख वाली बात को अगर हम बात करें तो 3 साल, एक बहुत छोटी सी बात थी, 43C वाली बात थी। जो बीआई ने भी जो मेट्रो के लिए 60 लाख रुपीस का बजट रखा था, इसको मानते थे कोई अफोर्डेबल घर है, और नॉन मेट्रो के लिए 50 लाख का। अगर उस पर एक एकरूपता तो बनती, और उसमें कहा जाता है कि चलो जो इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहा है उसके बहुत सारे रेवेन्यू जनरेशन के साधन बनते, तो उसमें अगर एक पॉलिसी ऐसी कुछ होती कि जिससे इंसेंटिव होता उनका इंटरेस्ट का। ये 3 बड़ी बातें हैं। ऐसे तो डिमांड का चार्टर रियल एस्टेट का हमेशा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि इसको पूरी पैकेजिंग के साथ नहीं देखा जा रहा है। तो इसको अगर पूरी पैकेजिंग के साथ देखा जाए तो एकदम मतलब इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए आपको। मनोज जी, छोटा सा कमेंट यहाँ पर, स्मार्ट सिटीज को लेकर भी जब ऐलान हुआ था तो बहुत हमें जो रिएक्शन मिले थे आपकी इंडस्ट्री से कि आप खुश थे कि ठीक है चलो 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाया जाएगा तो आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर इसमें मिलेगा काम। क्या इस बजट में उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया? एक्चुअली तो कोई जिक्र नहीं था उसका। जो है फाइन प्रिंट्स में जरूर एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है कि 6000 करोड़ रुपए उसमें एलोकेट किए गए हैं, लेकिन रोड मैप नहीं है उसका। रोड मैप नहीं है, और हमारा पहले भी हमने ये प्रेजेंटेशन दिया कि कहीं जंगल में जाके स्मार्ट सिटी नहीं बन सकते। जो सिटी ऑलरेडी जिनके पास एक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर मैं बात करूं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना की, यहाँ पे एक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इनको बूस्ट किया जाए तो ये जल्दी से स्मार्ट सिटी के अंदर कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई रोड मैप अभी नहीं। बिल्कुल प्रशांत जी, मतलब एक बात है यहाँ पर तय जो निकल कर आ रही है कि अब आदमी लोगों के लिए घर खरीदना महंगा होगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो दर्जा आप चाह रहे थे वो मिला नहीं, और तीसरा ये कि आप लोगों को भी अब ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी भी।
माने इस बात को? बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और लोगों को मकान जो मिलने की उम्मीद थी थोड़ा सस्ते होंगे, वो मिलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही तो सर्विस टैक्स से भी कॉस्ट थोड़ा बढ़ गई। तो आने वाले में अगर हम ये कहें कि मकान सस्ते होंगे तो नहीं होगा। आपका लास्ट रिएक्शन? मैं क्विकली 3 पॉइंट बोलना चाहूँगा। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग आपने करनी है तो 3 चीज़ें, मुद्दे बड़े ज़रूरी हैं। एक तो PPP मॉडल, विच इज़ मीन्स पार्लियामेंट, प्राइवेट प्लेयर एंड पब्लिक। ठीक है जी। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि अगर अफोर्डेबल आपने करना है तो सेंटर से को तो जो मूव करना है वो करना है, स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड लाके इट हैज टू बी अ नेशनल। गवर्नमेंट्स को काफी कुछ दिया भी है इस बार के फाइनेंस बिल में। हाँ, बट ये नेशनल एजेंडा होना चाहिए, वेयर एवरीवन इज ऑन दी एक ही प्लेटफॉर्म पे आके यू आर पुशिंग इट। राजा जी, वरना नहीं होगा। कमेंट, फाइनल कमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा देने में कुछ नहीं जाता था मेरे ख्याल से। अगर आज भी सुन रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा इंडस्ट्री को दे, ताकि इसके सारे पूरे देश की बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको किक स्टार्ट मिले और हमारा कंट्री ग्रोथ बहुत में है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी तक। कुल मिलाकर जो हमारा पैनल है, रियल एस्टेट वर्ल्ड के, इंडियन रियल एस्टेट जो वर्ल्ड है उसके दिग्गज जो कह रहे हैं वो साफ यही कह रहे हैं कि बहुत कुछ कर सकते थे एफएम, जो नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे सकते थे, स्मार्ट सिटीज को लेकर एक क्लियर रोड मैप रख सकते थे और कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा पैसा देते तो वो घर खरीदने के लिए ज्यादा आगे मूव करता, जो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद तो यही करते हैं कि एफएम आगे इस सेक्टर के ऊपर ध्यान देंगे, रियल एस्टेट सेक्टर की जो मांगे हैं, जो उन्होंने उनसे उम्मीदें लगाई हैं, उनको पूरा करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको विकास के पहिए को दौड़ाना है तो इस सेक्टर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपको बजट स्कैन करते रहेंगे, आपके लिए बताते रहेंगे कि किस सेक्टर के लिए क्या कवरेज है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या था, ये हमने इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश की। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।